हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे की पॉलिटी के जो हम पढ़ रहे थे, मतलब 16 तक हमने पढ़ लिए थे आर्टिकल मौलिक अधिकार में। क्या पढ़ रहे थे हम? तो पढ़ रहे थे हम फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के आगे के हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, जो कि कहाँ तक पढ़ लिए थे हम, किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 16 तक हमने पढ़ लिए थे। आर्टिकल 16 के आगे आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 17 में बात की गई है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन। उन्मूलन मतलब भी अंत होता है। अस्पृश्यता का अंत मतलब जो छुआछूत हमारे यहाँ पर चल रही है उसको कैसे अंत करेंगे, उसको कैसे खत्म करेंगे, ये अस्पृश्यता के अंत में आता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत में आता है। किस में आता है? तो छुआछूत में आता है। किस में आता है ये? तो छुआछूत में आता है, यानी अस्पृश्यता में आता है। अस्पृश्यता के अंत को ही हम क्या बोलते हैं? छुआछूत का अंत बोलते हैं। यानी जो हमारे यहाँ पे जैसे कि छुआछूत को लेकर कुछ कानून भी बने हैं, उन कानून के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो छुआछूत का अंत, जैसे कि पहले क्या होता था, कुआं वगैरह पे क्या कर लिया जाता था, अगर मान लो ये कुआं है, इससे अगर किसी ने जो कि एससी और एसटी कैटेगरी का मतलब थोड़ी निचली कास्ट का है, वो यहाँ पर आकर पानी भर ले या कुछ भी कर ले या फिर कुछ भी ऐसी चीज छू दे, तो जो अपर कास्ट यानी जनरल से होते थे वो लोग क्या करते थे, उन्हें बेकार मानते थे। जो कि ये नियम बहुत गंदा था, क्योंकि हम एक इंसान हैं, ठीक है। इंसानियत में ये हमारे अंदर इंसानियत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस कास्ट में जाने वाले हैं, कहाँ पैदा होने वाले हैं, कैसे जन्म लेने वाले हैं। ये सब भगवान पे डिपेंड होता है, तो फिर हम क्यों इनको कास्टों को बांट देते हैं? तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो इसको लेकर कुछ कानून बनाए गए थे, उन कानून की आज हम बात करेंगे। ये कानून कौन कौन से और क्या क्या बनाए गए हैं? तो अस्पृश्यता को लेकर सबसे पहला कानून बना था अस्पृश्यता आपराधिक अधिनियम 1955। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता आपराधिक कानून, आपराधिक कानून या अधिनियम कब? तो यह अधिनियम था 1955 का, यानी 1955 में यह अधिनियम बना था, आपराधिक कानून अधिनियम बना था। लोगों पर काबू पाने के लिए यह बनाया गया था। लोग फिर भी नहीं माने थे, फिर भी अस्पृश्यता खत्म नहीं हुई थी। ये जो छुआछूत की जो एक हमारे समाज को काई लग चुकी थी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस कानून को लाने के बाद भी ये समाप्त नहीं हुई। फिर हम दूसरा अधिनियम लेके आए, और सख्ती से लेके आए। पहला ये, तो दूसरा और सख्ती के साथ लेके आए, यानी और पावर के साथ लेके आए। तो दूसरा कानून था सिविल संरक्षण अधिनियम। दूसरा कानून कौन सा था? तो सिविल संरक्षण अधिनियम, सिविल संरक्षण अधिनियम, सिविल संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम सेकंड लेके आए, यानी जब फर्स्ट नियम जो कि हमारा अस्पृश्यता आपराधिक अधिनियम था 1955 का, जब वो ढंग से काम नहीं किया, यानी लाने के बाद भी लोग ऐसी हरकतें करते रहे, तो उसके लिए हम दूसरा कानून लेके आए, सिविल संरक्षण अधिनियम 1976। 1976 में फिर लेके आए। और ये जब कानून आया था, इसके बाद भी मतलब अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए ये लाया गया। संसद और विधायक जो विधायक है उनके द्वारा ये लाया गया। अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता में मिलता है, मतलब ऐसा कुछ करता है कि ये छुआछूत को या फिर अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है, तो संसद हो चाहे विधायक हो, कोई भी हो, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। वैसे तो संसद और विधायक को छूट वैसे भी मिलती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर 6 महीने में सत्र होता है, और उससे पहले मतलब 6 महीने के अंतराल पर सत्र होना चाहिए। लेकिन 3 सत्र से पहले, 6 महीने से पहले उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, सत्र होने के 6 महीने से पहले से गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इस तरह वो जब तक वो पद पर रहता है तब तक वो बच ही जाता है, गिरफ्तार नहीं हो पाता, ठीक है। अगला कानून इसी के लिए लेके आए हम, थर्ड कानून, जो था हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तीसरा हमारा इसमें कानून लेके आए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इनके नाम से ही लेकर आ गए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम, यानी उत्पीड़न उन्मूलन अधिनियम। ये अधिनियम कब आया? तो ये अधिनियम आया था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1989 में। कब आया था? 1989 में ये थर्ड कानून लेके आए। तो हम 3 कानून लेके आए इसके लिए। पहला कानून था अस्पृश्यता आपराधिक अधिनियम 1955, दूसरा सिविल संरक्षण अधिनियम 1976, तीसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, जो कि
1989 में एट्रोसिटी एक्ट भी कहते हैं इसे, ठीक है। संविधान में छुआछूत को स्पष्ट नहीं किया गया, ना ही अधिनियम में अभी तक स्पष्ट है कि छुआछूत का मतलब क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा व अस्पताल स्थल पर जाने से रोका जाए, मतलब सार्वजनिक जगह पे जाने के लिए भी अगर किसी इंसान को रोका जाता है ये कहकर कि आप निचली कास्ट के हो, आप यहाँ नहीं जा सकते, या फिर आप ऐसा है आपके साथ तो आप नहीं जा सकते, तो ये छुआछूत या फिर अस्पृश्यता में आता है, ठीक है। मतलब किसी को भी मना करते हैं, चाहे SC ST हो उनका अपमान करते हो, या फिर मंदिर में जाने के लिए, सार्वजनिक स्थल पर जाने के लिए, कहीं सिनेमा घर में जाने के लिए अगर रोका जाता है तो ये बहुत गलत होता है, ये अस्पृश्यता में आता है। अस्पृश्यता का उपदेश देना भी गलत होता है कि अस्पृश्यता के लिए अगर तुम किसी को उपदेश दे रहे हो तो ये उपदेश भी गलत होता है अस्पृश्यता का। SC ST के लिए अगर कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनके साथ बुरा हो रहा है या उनका अपमान हो रहा है तो भी ये गलत है, ठीक है। धर्म, दर्शन के इतिहास इत्यादि के आधार पर भी अगर अस्पृश्यता हो रही है तो वो भी न्यायोचित होती है, यानी सही नहीं होती है। तो यही हमारे आर्टिकल 17 में बात की गई थी। आर्टिकल 18 की बात कर लेते हैं इसके बाद, जो कि किसके अंतर्गत था। आर्टिकल 18 जो है वो बताता है हमें किसके बारे में, तो आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब जो पहले उपाधियां मिला करती थी, ठीक है, वो उपाधियां अब नहीं लगा सकते। राज्य व सेना की वो छोड़कर या फिर विद्या की छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र में उपाधि लगाना मना है, यानी सम्मान आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि भारत रत्न सम्मान है, ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। पद्म विभूषण ये सम्मान है, पद्म भूषण ये सम्मान है, पद्मश्री ये सम्मान है। लेकिन उपाधि आप कौन सी उपाधि यूज कर सकते हो, जो पुरानी वाली उपाधि है वो तो अब यूज नहीं कर सकते, ठीक है। राजा महाराजाओं के टाइम पे जो उपाधि लिया करती थी, लेकिन आज यूज कर सकते हो। जैसे डॉक्टर, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड, क्योंकि ये शिक्षा से मिलता है, आप अपनी मेहनत से ये उपाधि प्राप्त करते हो, इसलिए आप अपने नाम के आगे इस उपाधि को यूज कर सकते हो, इस उपाधि को लगा सकते हो। जैसे कर्नल, ये भी आप अपनी मेहनत से प्राप्त करते हो, इस उपाधि को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इनको छोड़कर बाकी सारी उपाधियों का अंत हो चुका है। अगला हमारा मौलिक अधिकार है जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है अगला हमारा मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार में अगला अधिकार हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, किस किस चीज की आपको स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक आते हैं। 19 मिलेगा आपको, 20 मिलेगा इसमें, 21 मिलेगा आपको और आर्टिकल 22 मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। आर्टिकल 22 तक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है हमारा आर्टिकल 19? 18 तक हमने पढ़ लिए। आर्टिकल 19 जो कि बताता है कि इसके 7 आधार हैं जो कि हमें दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। अब ये 7 आधार किस आधार पर बांटे गए हैं तो सुनो। तो पहला आधार है 19(1) का ए, जिसे बोलते हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति का आधार। 19(1) का ए, सब क्लोज ए। सब क्लोज ए कहता है भाषण एवं अभिव्यक्ति का आधार है आपके पास, भाषण एवं अभिव्यक्ति का आधार अधिकार है आपके पास। अभिव्यक्ति और भाषण क्या होता है? भाषण यानी स्पीच देना, कोई चीज अगर गलत है तो उसके बारे में स्पीच देना आपका अधिकार है। देश में कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार को प्रकट करने का अधिकार है आपको, ये हमारे संविधान में लिखा है। इसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। देखिए आर्टिकल जो कि हम आईपीसी की धारा 60A पढ़ते हैं, इसमें कहा गया है आईपीसी की धारा 60A में कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या फिर ईमेल्स या फिर ऐसी कोई भी सोशल मीडिया जिस पर सभी लोग कनेक्टेड हैं, अगर वहां पर कोई भी ऐसी बात डालते हैं जिससे अफवाह फैलती है, यानी लोगों के बीच में दंगा फसाद होता है, तो वो अपराध है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अगर हम किसी भी चीज की आलोचना भी करते हैं, किसी भी चीज की आलोचना, पता लग गई ना आपको, किसकी? नीतियों की आलोचना भी करते हैं, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम भाषण दे सकते हैं, हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हमारे जो हमारे लिए बनी है वो सही है या नहीं है, फिर भी हमें जेल में डाला जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हम पे धारा 66A लगाई जा रही है, जबकि ये धारा तो 2015 में खत्म भी हो चुकी है, तब भी ऐसा हो रहा है। तो कहाँ लोकतंत्र देश रह रहा है? लोकतंत्र तो सिर्फ नाम रह गया है। अगला हमारी आर्टिकल 19A, 19 फर्स्ट का ए, जो कि भाषण एवं अभिव्यक्ति के, लेकिन इसमें
कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंधन है, निर्बंधन है। वो क्या है कि आप राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते। अगर आपने कोई ऐसे वर्ड बोले जो राज्य की सुरक्षा को भंग करते हैं तो आप इसके अंतर्गत अपराधी माने जाओगे। विदेशी देशों की मित्रता, जिन देशों से हमारे देशों ने मित्रता कर रखी है और वहां के खिलाफ आप कुछ बोलते हो तो ये भी गलत होगा। लोक व्यवस्था के बारे में आप कुछ बोलते हो और व्यवस्था बिगड़ जाती है तो ये भी इसका क्या होगा, युक्तियुक्त निर्बंधन होगा। सदाचार के बारे में अगर आप कुछ बोलते हो तो भी युक्तियुक्त निर्बंधन होगा। यानी ये सब गलत है और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। न्यायालय की अवमानना, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई आपके विचार जो कि अगर कुछ भी नीति जो कि गलत बन रही है, जो सही नहीं है जनता के लिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही नहीं है। अगर वो नीतियां लोगों के अकॉर्डिंग सही नहीं है और लोग उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं या बता रहे हैं तो ये गलत नहीं है लोकतंत्र में, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब इसके आगे आप ही खुद समझदार हो। सॉरी। सदाचार और न्यायालय की अवमानना करना भी इसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए जिससे कोई क्रिमिनल केस बन जाए। मानहानि जो है इसमें नहीं आती, युक्तियुक्त निर्बंधन है। देश की अखंडता संप्रभुता पे अगर कोई आंच आती है आपके किसी वर्ड से तो भी आप अपराधिक हो, ठीक है। जिसमें विदेशी देशों से मित्रता और लोक व्यवस्था ना जोड़ी गई थी नहीं ये बात, इसमें विदेशी देशों से मित्रता है जिस देश से हमारी, और उस देश के बारे में आप कुछ गलत बोल रहे हो या आप लोक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो। लोक व्यवस्था मतलब जैसे कि हमारी पुलिस वगैरह, ये लोक व्यवस्था में आती है। ये जोड़े गए थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में, ये दोनों ऐड किए गए थे। पहले थे नहीं ये संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में नहीं थे ये। और एक और बात करी थी मैंने, देश की अखंडता और संप्रभुता। देश की अखंडता व संप्रभुता, ये वर्ड भी नहीं था हमारे ओरिजिनल संविधान में। ये भी कब जोड़ा गया, तो 16वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1963 में। कब, 1963 में, तब इसे ऐड किया गया। 16वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 में हमने इसे जोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देश की अखंडता और संप्रभुता, इसके बारे में भी हमने ऐड किया था। 91 का बी क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 91 का बी। ए में तो हमने किसकी बात कर ली, भाषण की और अभिव्यक्ति की। भाषण और अभिव्यक्ति यानी हमें स्वतंत्रता होगी कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की। कुछ भी मतलब ये नहीं कि देश के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ बोलेंगे, मतलब आप अपनी सही बातें रख सकते हो, ठीक है। तो 19A का बी कहता है यहाँ शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो आप। शांतिपूर्ण सम्मेलन मतलब जैसे कि आपको अगर कोई भी बात सरकार तक पहुंचानी है तो अपनी बात को शांतिपूर्वक पहुंचा सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है कि आप अपनी बात को शांतिपूर्वक सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी लड़ाई दंगा किए बिना आप आराम से लोक व्यवस्था को बनाए रखो, ठीक है। संप्रभुता अखंडता पर कोई आंच ना आए उसे भी बनाए रखो। इस तरह अगर आप सम्मेलन करते हो तो वो आपका मौलिक अधिकार कहलाएगा। 19 का अगर हम सी की बात करें, क्योंकि 7 आधार है तो अभी हमारे 2 हुए हैं। तीसरा कहता है कि संघ, संगठन और समितियां बनाने का भी आपको अधिकार है। आप चाहो तो संघ बनाओ, आप चाहो तो समितियां बनाओ, आप चाहो तो समितियां बनाओ, आप चाहो तो संघ बनाओ, आप चाहो तो संगठन बनाओ। और ये बनते भी हैं, बहुत सारे एनजीओज वगैरह भी हैं, है ना, जो कि हमारे मूल अधिकार हैं, तो ये बनते भी हैं। इनमें भी वही युक्त निर्बंधन आता है कि आप लोक व्यवस्था को हानि नहीं पहुंचा सकते। आप संप्रभुता और अखंडता देश की देख कर ही ये संगठन बनाओगे, यानी हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। सदाचार यानी यहाँ पर कोई लड़ाई दंगा ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए आपके संघ बनाने से, आपकी समितियां बनाने से, आपके संगठन बनाने से। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है और ये युक्त निर्बंधन है, फिर आपको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा, आपका ये अधिकार छीन लिया जाएगा। अगला बात करते हैं 19 के फर्स्ट की डी की, ठीक है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट की डी की कि भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। जब आप कहीं संगठन समितियां बना सकते हैं तो आप संगठन समिति जरूरी थोड़ी ना जिस स्टेट में रह रहे हो उसमें ही बनाओगे। बाहर कहीं भी कंपनीज खोल लो, तो बाहर कहीं भी संगठन खोल लो, बाहर कहीं भी संघ बना लो, तो क्या हो गया, भारत में कहीं भी जाने की आजादी हो गई। भारत में
कहीं भी जिससे आप क्या करते हो, इस अधिकार के अनुसार ही आप भारत में कहीं भी घूम पाते हो। भ्रमण का अधिकार, भ्रमण मतलब घूमने का अधिकार, आपको भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार आपको प्राप्त है। आप चाहो तो मन करे जम्मू कश्मीर चले जाओ, श्रीनगर चले जाओ, मन करे तो आप जाकर उत्तराखंड घूम आओ, कहीं रोका जाता है आपको? नहीं रोका जाता। क्यों? क्योंकि भाई आपके संविधान ने आपको अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है कि भारत में आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हो। जम्मू कश्मीर में पहले भ्रमण कर सकते थे लेकिन घर वगैरह नहीं ले सकते थे, ठीक है, लेकिन वो भी अब हट चुका है। आपको पता है धारा 370 आर्टिकल 370 वहां से हट चुका है, ठीक है। अब और साधारण जनता के हितों में होगी, अनुसूचित जनजातियों के हितों में होगा ये सब। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ क्षेत्रों की बात करें कि वहां पर जाना आपका कुछ ना कुछ इनर लाइन परमिट वगैरह लेना पड़ेगा, वहां पर जाना आपका थोड़ा प्रतिबंध है, क्योंकि वो उनके हितों के कारण ऐसा किया गया है। जैसे कि आपको पता है जो जनजातियां होती हैं, जनजातियां मतलब जैसे थार जनजाति है ना, ये सब जनजातियां क्या करती हैं, ये बाहर वालों को अपने यहाँ आना पसंद नहीं करती हैं। तो उनकी इच्छा, उनकी सुरक्षा के लिए आपको वहां पर जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। इनर लाइन परमिट LIP ये लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप वहां जा सकते हो, अदरवाइज वहां पर आप प्रवेश नहीं कर सकते। ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के एरिया है जहां पर आपको जाने के लिए LIP यानी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, और उसके बाद ही आप वहां पर जा सकते हो, वहां पर एंटर कर सकते हो। आर्टिकल 19 फर्स्ट के ई की बात करें, आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ई की बात करें तो क्या कहता है ये ई? तो ये कहता है कि भारत में कहीं पर भी बसने का भी अधिकार है। अब भाई तुम भ्रमण करने गए, घूमने गए, लेट्स सपोज आप जम्मू कश्मीर घूमने गए और आपका वहां मन लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने इरादा बना लिया कि मैं तो यहीं रहूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तो भारत में कहीं भी बसने का अधिकार भी है आपके पास, ठीक है। बसने का अधिकार दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, जो कि किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ई में लिखा हुआ है। वही इसमें भी आता है भाई, बस सकते हो, लेकिन कंडीशन इज दैट कि जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति या साधारण जनता के हित में होना चाहिए। अगर वहां की जनता नहीं चाहती, वहां के अनुसूचित जातियां नहीं चाहती, तो आप वहां पर नहीं बस सकते, उनके एरिया में नहीं बस सकते, बाकी उसे छोड़कर कहीं भी बस सकते हो। 19 का फर्स्ट का जी क्या कहता है? जी क्या कहता है? तो जी कहता है आपको कि व्यापार, व्यवसाय और कारोबार करने का भी आपका अधिकार है। आप चाहो तो कोई भी व्यापार खोलो, परचून की दुकान से लेकर मर्सिडीज की कंपनी तक कोई भी व्यापार खोलो, वो आपका मौलिक अधिकार है। मैंने क्या कहा? परचून की दुकान से लेकर मर्सिडीज तक की कंपनियां खोलो, वो आपका अधिकार है, क्योंकि आपको 19(1) का जी पार्ट कहता है कि आप व्यापार कर सकते हो, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, ठीक है, आप कोई भी कारोबार कर सकते हो। ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका मूल अधिकार है। फिर वही कंडीशन कि साधारण जनता के हित में होना चाहिए, तकनीकी अहर्ताएं होनी जरूरी होती हैं। अगर तकनीकी चीज आप खोल रहे हो, आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है टेक्नोलॉजी की, तो फिर आप खोल क्यों रहे हो, ठीक है। तो वहां पर परमिशन तब मिलेगी जब आप उसके एलिजिबल होगे, ठीक है। अगला, किसी भी व्यवसाय पर पूर्ण या आंशिक एकाधिकार होना चाहिए। ये जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में, ये था नहीं मूल संविधान में। आर्टिकल 19 के ये थे सारे जी, जिसमें से एक मिसिंग है एफ, जिसमें से एक मिसिंग था एफ। देखो आपको कराया मैंने ई के बाद डायरेक्ट जी। एफ की बात करें तो एफ में था संपत्ति अर्जित, धारित या व्यय करने का अधिकार। अब ये संपत्ति का अधिकार जो आपके पास था, वो अब आपका मूल अधिकार नहीं है, उसे हटा दिया और कानूनी अधिकार बना दिया। ये संपत्ति अर्जित करने का अधिकार क्यों हटाया? उसके पीछे रीजन था कि मान लो यहाँ से रेलवे निकालनी है, ठीक है, और रेलवे निकलेगी, किसके लिए निकलेगी? समाज कल्याण के लिए निकलेगी। समाज कल्याण मतलब भाई हमारा कल्याण होगा। रेलवे निकलेगी, व्यापार होगा, आयात निर्यात होगा, सामान पहुंचेगा, कंपनियों तक सामान पहुंचेगा, उनके एम्प्लॉय काम कर पाएंगे, सैलरी मिलेगी, बेरोजगारी कम होगी, गरीबी कम होगी, इन सब पे इम्पैक्ट डलेगा। लेकिन आपका घर यहाँ आ रहा था इस एरिया में, अब गवर्नमेंट को रेलवे निकालनी थी और आप अड़ गए कि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, मैं नहीं दूंगा ये घर, या मैं नहीं दूंगी,
मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगी। तो आप गए कोर्ट में, अगर आपसे जबरदस्ती लिया गया और आपने पिटीशन दायर कर दी कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, और कोर्ट भी मजबूर कि फंडामेंटल राइट है, तो भाई हम कैसे दिला दें, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा कौन करता है, तो हमारा कोर्ट करता है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। और ये 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कब था, तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। इसके थ्रू इसे हटा दिया और अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। तो होप सो गाइस आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बल्कि शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी देखें और कुछ सीखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।